नमस्कार व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के अंतिम 30 दिनों की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसा कि अब काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है और परीक्षा को लगभग 1 महीने का समय बाकी है। किसी भी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी 1 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। आई एम श्योर कि आप सबने पहले से जरूर कुछ न कुछ पढ़ाई कर रखी होगी, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इन बचे हुए 30 दिनों का हम अधिक से अधिक कैसा यूटिलाइजेशन करें कि अंतिम रूप से हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले उसके पैटर्न को और उसकी डिमांड को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम देखें कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम हमें देना है, आखिर उसकी डिमांड क्या है और उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 पेपर होने हैं। उसमें से जीएस 1 का जो पेपर होगा उसमें कुल 150 प्रश्न हमें करने होंगे और इस जीएस के पेपर का इतना ढेर सारा सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा जीएस का पेपर 2 जो कि सीसैट का पेपर होता है। उसमें भी ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो मैं अभी आपको सब डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे आपको चीजों को करना है और किस चीज का कितना वेटेज है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुल 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपका जो मेन पार्ट है वो हिस्ट्री के 15 से 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न तीनों शामिल हैं। फिर पॉलिटी के सेक्शन से 18 से 22 प्रश्न अमूमन देखने को मिलते हैं। 1-2 प्रश्न का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हर साल यही डेटा रहा है। जियोग्राफी में आपको 20 से 22 प्रश्न देखने को मिलते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ प्रश्न होंगे, इनका अनुपात बदलता रहता है हर बार। इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन, इकोनॉमी का जो है स्टैटिक का कुछ पोर्शन रहता है और करंट अफेयर्स में कुछ पोर्शन इसका जो है समाहित हो जाता है, तो इसलिए ये इकोनॉमी का पोर्शन यहाँ पर है। फिर इन्वायरमेंट के 10 से 12 प्रश्न हर साल आते ही आते हैं। यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न आते हैं। आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ प्रश्न 3, 4, 5 पूछ लेते हैं और मिसलेनियस के भी करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अवार्ड्स, ऑनर्स और बहुत सारी ऐसी छुटपुट जानकारियां आपसे प्रश्न में पूछ ली जाती हैं। तो ये हमारा 150 प्रश्न का ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ये रहा। इसके बाद उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन, जिससे आपको 35 से 40 प्रश्न बड़े आराम से देखने को मिलते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं, इसमें करंट अफेयर की बहुत ही जोरदार भूमिका होती है। अगर आपका करंट अफेयर पे अच्छा कमांड है और बेसिक जीएस आपने तैयार कर ली है तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाता है। तो करंट अफेयर में भी हमें 3 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, यूपी का न्यूज, और इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमें पढ़नी होती है, मिस नहीं करनी है, वो है हमारा बजट और बहुत ढेर सारा डेटा, एग्रीकल्चर का डेटा, माइनिंग का डेटा, बहुत सारी रैंकिंग्स वगैरह, किस राज्य का क्या स्थान है विभिन्न चीजों के उत्पादन में। तो ये सब चीजें हमें तैयार करनी होती हैं। और इधर फिर सीसैट के पेपर में भी हमें तमाम सारी चीजें पढ़नी होती हैं और इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसैट ना क्लियर कर पाने के कारण ही इसमें फेल हो जाते हैं। उनका जीएस अच्छा होता है बट सीसैट पे ध्यान नहीं देते, पूरे टाइम जीएस ही पढ़ते रह जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, ये तमाम सारे क्वेश्चन, ये तमाम सारे सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सब भी आपको सिर्फ उतना ही तैयार करना है जितने में प्रीलिम्स आपका आराम से क्वालिफाई हो जाए। मेरे चैनल पर सीसैट की स्ट्रेटजी के लिए अलग से एक वीडियो पड़ा हुआ है और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी का भी एक वीडियो मेरा पहले का पड़ा है। आप चाहें तो बेहतर क्लियरिटी के लिए उसे भी जरूर देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो हमें तैयार करनी है। अब हम ऐसी क्या रणनीति बनाएं कि हम पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर ले, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में बने रहें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एग्जाम को क्लियर करने का हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा कुल 100 क्वेश्चंस को हमें करेक्टली अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन हमारे निगेटिव मार्किंग के बाद में सही होने चाहिए, क्योंकि हर साल मेरिट जो है वो 90 प्लस 95 के आसपास ही जाती है। 95 क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होते हैं। तो ये रहा आपका निगेटिव मार्किंग को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और
आपको अटेम्प्ट कितने प्रश्न करने हैं, आपको 120 से लेकर 135 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 120 से कम तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। इसके अलावा आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसको डिपेंड करता है कि आप 120, 130, 135 प्रश्न तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को पहचाने और उनका सेट बनाएं। एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक तरीका जो मैंने अपनाया था वो कि मैंने कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का सेट बना लिया था और उनको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि बिल्कुल कमांड आ गया था उनपे। इसीलिए मैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाई और एक बार नहीं कई बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई मैं कर चुकी हूँ। आप भी ऐसी ही रणनीति अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये ऐसे 4 सब्जेक्ट का सेट है। इसमें ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन में एनवायरमेंट भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है अगर इनका आप एक सेट बना लेते हैं तो ये बहुत ही स्कोरिंग है। और अगर एक बार आप इनके फंडामेंटल्स को समझकर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको हमेशा ये काम आता है। तो इन सभी से मिलाकर के आपको 90+ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि करंट अफेयर आपको तैयार करना ही करना है। तो अगर आप ये सेट और करंट अफेयर कर ले जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है ये तो मैं आपको अभी बताऊंगी ही, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है। वही गलतियां जिनको करने की वजह से एस्पिरेंट्स एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते वो आपको नहीं करनी है, जो कि है कि किसी नए रिसोर्स या बुक को आप शुरू ना करें। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरे चैनल पे बुक लिस्ट का वीडियो पड़ा हुआ है। जिस सोर्स को, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अभी तक पढ़ रखा है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, आप उसी सोर्स को पढ़ें और उसी से रिवीजन बार बार करें, ना कि किसी नए बुक को आप पढ़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के लिए आपके पास वर्णमॉल की किताब है, किसी ने कह दिया कि माजिद हुसैन की बुक ज्यादा अच्छी है, तो अब माजिद हुसैन की बुक नई खरीद के लेके आके आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए, आप उसी को बिल्कुल स्टिक रहें और उसी को पढ़ें। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को सारा दिन या कई कई दिन तक ना पढ़ें। सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, अगर सपोज दैट हमने हिस्ट्री उठा लिया पढ़ने के लिए, तो हम चाहते हैं कि हम पूरी हिस्ट्री पहले खत्म कर लें, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ें। दोस्तों, इस एग्जाम में कभी भी किसी की तैयारी 100% पूरी नहीं हो सकती है, ना ही पूरा सिलेबस कभी कोई 100% कवर कर सकता है। इसीलिए शुरू से ही आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं और हर सब्जेक्ट का एक वेटेज दिया हुआ है। इसीलिए अगर आप शुरू से ही हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे और एक ही सब्जेक्ट को कई कई दिन तक या सारा दिन पढ़ेंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। और CSAT को शुरुआत से ही टाइम दें और प्रैक्टिस करें। ज्यादातर बच्चे GS के पीछे ही भागते रहते हैं, CSAT को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और लास्ट मोमेंट पे आने के बाद जब बिल्कुल समय खत्म हो जाता है तो हाय तौबा मचती है और फिर CSAT उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, रिस्क जोन में हमेशा रहते हैं वो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और सभी विषयों को टाइम देना इक्वली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बनाया विभिन्न विषयों के बीच में तो फिर आप फेल हो जाते हैं। अगर आपको भी प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई करना है तो इन चीजों को बिल्कुल भी ना करें, ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमने देखा कि क्या नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं कि डूज क्या है, यानी हमें क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी है। तो मल्टीपल रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन करें। आप नई चीजें पढ़ने से ज्यादा आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसको समेटने पर, उसको एक जगह बटोरने पर, इकट्ठा करने पर जितना ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा आपकी संभावना प्रीलिम्स क्लियर करने की बढ़ती चली जाएगी। बार बार रिवीजन ही इस एग्जाम में सफलता की कुंजी है, ये मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, सब्जेक्ट इतने ढेर सारे हैं, तमाम सारी जानकारी। अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज बने रहेंगे। आपका रिवीजन जितना ज्यादा होगा आप एग्जाम में कंफ्यूजन से उतना ही ज्यादा बचेंगे और उतना ही ज्यादा आप नेगेटिव मार्किंग से भी अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से ही हमारे नेगेटिव मार्किंग में नंबर लॉस होते हैं। इसके बाद सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट। आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं सॉल्व किया,
टेस्ट आप जरूरी नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करें, कोई कोचिंग ही ज्वाइन करें। आप मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप कोई भी किसी भी ब्रांड या किसी कोचिंग के नाम के पीछे मत भागिए। आप बाजार में कोई भी किसी भी कोचिंग का जो भी आपका टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको उठा के ले आइए और आप उसको बैठ करके सॉल्व करें। आप अपना खुद का आकलन करें ताकि रियल एग्जाम में आप गलती से बचें। आप अगर उसमें नंबर कम आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिले इसकी संभावना भी बहुत ही कम होती है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करवाता है। तो इसलिए आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर सॉल्व करें। इसके बाद उसके भी रिवीजन आपको करने होंगे। एग्जाम जैसे पास आएगा तो उसमें भी आप जब टेस्ट सॉल्व करें तो उसमें कुछ अंडरलाइन कर लें या कहीं पे शॉर्ट नोट बना लें, ताकि जब दोबारा आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर होते चलेंगे। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट का मतलब है कि ये आपका ऐसा कुछ नोट्स होता है जो कि बहुत ही कम पेज का होता है। एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले जिसको आप पढ़ते हैं तो वो आपके बहुत काम आता है। तो आपके शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। मैं अभी बताऊंगी कि कैसे बनाना है। फिर एग्जाम हॉल की सिचुएशन में खुद को रखकर ही प्रैक्टिस करें। जब तक आप एग्जाम हॉल में जो आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आपको 2 घंटे में 150 प्रश्न करने होते हैं, अगर उस सिचुएशन में आप रह के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो या तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर आप ढेर सारी गलतियां एग्जाम हॉल में करेंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप खुद अपनी बॉडी को उसी तरह अडॉप्ट कर लें, अपने माइंड को उसी तरह अडॉप्ट कर लें ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आने पाए। इसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू। पिछले 5 वर्षों के आपके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व आपको करने हैं, चाहे वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन से करें या किसी भी अच्छी पब्लिकेशन, शिल्पी पब्लिकेशन की भी किताब आती है, आप उससे कम से कम 5 सालों के पिछले वर्षों के प्रश्न आपको जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना है। वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। इसके बाद सॉल्व एमसीक्यू। आप नई नई चीजों को पढ़ने से ज्यादा, मैंने बताया कि जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है एग्जाम में फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं और कम टाइम में हम ज्यादा टॉपिक को कवर कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है अगर आपको एग्जाम में सफलता पानी है तो दोस्तों, हिस्ट्री की तैयारी आपको कैसे करनी है? हिस्ट्री में हमेशा इस क्रम में आपको तैयारी करनी है। मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप पहले मॉडर्न इंडिया को तैयार करें। उसमें आप स्पेक्ट्रम की बुक रिफर कर सकते हैं। अगर आपने पूरी किताब नहीं पढ़ी है तो अब पूरी किताब पढ़ने के लिए समय नहीं है। हर चैप्टर के पीछे उसकी जो समरी दी होती है आप उसको देख लीजिए और पीछे ढेर सारे अपेंडिक्स दिए हुए हैं उनको देख लीजिए। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये सारे आंदोलन। इसके अलावा जो घटनाक्रम है 1857 की क्रांति से लेकर के और हमारा आजादी जब तक मिली तब तक जो भी घटनाक्रम हुए उनको आप सीक्वेंस में अच्छे से तैयार करें। इनसे मैचिंग वाले प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम में व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसके बाद आपके समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न और आपके जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे इनसे रिलेटेड प्रश्न हर साल आपको आते हैं। इसी तरह 1857 की क्रांति से जुड़े प्रश्न हर साल आते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह शिक्षा का विकास, प्रेस से रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने हैं। पत्र पत्रिकाएं वगैरह जो उस समय प्रचलित थी वो भी आपको तैयार करनी है। तो मॉडर्न इंडिया तैयार करेंगे पहले, उसके बाद मिडीवियल इंडिया में आपको प्रशासन से रिलेटेड सारे पॉइंट जरूर पकड़ने हैं कि मध्यकाल में जो सल्तनत काल था उसमें प्रशासन कैसे चलता था और कालक्रम क्या है शासकों का विभिन्न वंशों में। इसके बाद किस प्रशासक ने क्या नया कार्य किया, जैसे इल्तुतमिश था उसने कौन सा नया सिक्का चिलाया, किसने कौन सा नया कर लगाया, किसने कौन सी नई शासन प्रशासन की व्यवस्था लेकर आई। ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवेंट्स को, घटनाक्रम को जितना आप अच्छे से कहानी की तरह याद करेंगे उतना ही आपकी पकड़ हिस्ट्री में अच्छी बनती है। इसी तरह फिर एंशिएंट से आपको 5 से 7 प्रश्न आते हैं। इसी तरह एंशिएंट इंडिया, इससे कम प्रश्न आते हैं लेकिन ये भी आपको पढ़ना होता है। आपको वैदिक सभ्यता और शासकों का क्रम आपको जरूर तैयार करना है। एक
क्रोनोलॉजी आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सा वंश आया और उस वंश में कौन कौन से शासक थे और उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली थी, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, इससे भी प्रश्न जरूर आते हैं। फिर आप पॉलिटी को देखें तो पॉलिटी में मेन कुछ सेक्शंस होते हैं। आप लक्ष्मीकांत की किताब को देख लीजिए और उसमें आप संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, ये 2 सेक्शन हो गए। इनसे प्रश्न जरूर आते हैं कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा गैर संवैधानिक, और उससे जुड़े तमाम प्रश्न आते हैं। और आप उनके शॉर्ट नोट भी तैयार कर लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आयोग है, जैसे कि चुनाव आयोग है, अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो आप एक शॉर्ट नोट, आपको सिर्फ ये बनाना है कि आपने चुनाव आयोग लिखा, आपने एरो लगाया कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने सदस्य होते हैं आयोग में, इस तरह की जो आपके मेन प्रावधान है वो आपको बस लिख लेने हैं। यही एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे अपेक्षित है पूछने के लिए। तो जब आप रिवीजन करेंगे इन नोट्स का तो सामने ही आपको वो चीज दिखेगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। तो इस तरह आपको पॉलिटी के नोट्स बना लेने हैं। संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय जितने भी हैं उनकी लिस्टिंग कर लीजिए और इस तरह से उनके नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आपका जो है, जो पद हैं मुख्य जैसे सीएम, पीएम, गवर्नर, राष्ट्रपति और विधायिका यानी संसद और राज्य की विधायिका, उनसे संबंधित प्रावधान आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर बार बार उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और मेंस की परीक्षा में भी ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और पंचायती राज व्यवस्था से हर साल क्वेश्चन आता है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। और विभिन्न जो समय समय पर आयोग और समितियां थी उनको भी कालानुक्रम में लगाने के लिए पॉलिटी में जरूर आता है, तो इसको भी आपको देखते हुए चलना है। और एक हमारा इम्पोर्टेंट इसमें है, न्यायपालिका से जुड़े प्रश्न जरूर आते हैं, तो न्यायपालिका को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब भूगोल के पोर्शन में देखें तो इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, एक इंडिया की जियोग्राफी और एक वर्ल्ड की जियोग्राफी। इंडिया की जियोग्राफी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका नदियां और उनकी सहायक नदियां। हर बार नदी और उनसे सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न जरूर से जरूर आए हैं, तो ये आपको बिल्कुल ही रटा होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, इसके बाद उत्पादन, माइनिंग का डेटा, ये सब इसी में आपको तैयार करना होता है। उत्पादन में क्या किस राज्य का स्थान है, ये सब डेटा। इसके अलावा जो सरकार प्रोजेक्ट्स और योजनाएं लेकर आती है विभिन्न समय पर, ये भी आपको इसी में कवर करनी होती है। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको जितने ज्यादा से ज्यादा आप लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं, जैसे विभिन्न जल संधियां हैं, बहुत सारी विश्व में नदियां हैं, आपका खाड़ियां हैं और वॉल्केनो है, इस तरह के ज्वालामुखी हो गया। तो इस तरह से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी जितने ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग आप बार बार रिवाइज करेंगे उतने ही ज्यादा आपको यहाँ पर प्रश्न सही हो पाएंगे। इससे ज्यादातर मैचिंग वाले प्रश्न बनते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी की तैयारी करते समय आपको मैप जरूर देखना है। आप एक हैबिट बना लीजिए आज से कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली 5 मिनट के लिए मैप जरूर देखना है, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। उसमें आपको बहुत सारी चीजें तैयार करनी है। इसी तरह इंडिया जियोग्राफी में आपको पर्वत, पठार, पहाड़, ये सब भी चीजें आपको तैयार करनी होती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो फोकस्ड होकर के और मेन टॉपिक्स पकड़ के आप तैयार करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह पर्यावरण के सेक्शन में भी आपको लिस्टिंग और टर्मिनोलॉजी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप तैयार करेंगे कि कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी वेटलैंड कहाँ पे है, ये सब चीजें। और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है पर्यावरण की, जैसे निशे किसे कहते हैं और पिरामिड वगैरह से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो सब आपको जरूर तैयार करने। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना ही करना है। फिर विज्ञान वाले पोर्शन में आपको बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाता है। बायोलॉजी में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी और से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह की चीजें आपसे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, विभिन्न टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। फिर विटामिन से जुड़े हुए प्रश्न आपको हर साल पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको हर हाल में तैयार करनी है।
इसके अलावा आपको जब समय मिले तो आप मिसलेनियस वाला टॉपिक और यूपी स्पेशल वाला टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। प्लस आप जो भी चीज पढ़े उसको यूपी से जोड़ करके जरूर पढ़ें। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री वाला पार्ट भी यूपी का कवर करते हुए चलें तो आपको एक अच्छा फायदा मिलता है। तो अभी भी बहुत समय है, अगर आप एक फोकस्ड वे में और एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप अपनी पढ़ाई को करेंगे तो आप निश्चित ही प्रीलिम्स में सफल होंगे। आप डेली टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए, फिर उनका रिव्यू करिए समय समय पर कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। डेली एमसीक्यू सॉल्व करिए, आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं ताकि निगेटिव मार्किंग में आपका नुकसान ना हो। आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। मैं सभी अभ्यर्थियों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।